नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं आज रिलेशन और फंक्शन क्लास 12 का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर के, जो आपको बिहार बोर्ड ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कंपटीशन में जिसमें रिलेशन, फंक्शन एंड जो CBSE मीडियम हो या बिहार बोर्ड का मीडियम हो, इसमें पूछा जाता है। तो ये मैं आप लोग के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और ये बहुत ही आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इन सारे सवालों को मैं आप लोगों को करने का भी मौका दूंगा और आपको हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आज का जो मेरा मोटिवेशनल कोटेशन है वो है कि नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हो रहता है। जी हाँ, अगर आप इस मोटिवेशन कोटेशन को देख रहे हैं तो यहाँ पर एक स्पष्ट बात लिखा हुआ है कि नादान, है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है कि नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा क्या रहता है, उलझा हुआ रहता है। अगर आप अपने विद्यार्थी जीवन में अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपने जीवन में एकदम आराम का जीवन जी रहे हैं, बहुत आनंद का जीवन जी रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में अभी अपने आप को नादान समझिए, क्योंकि आपको अभी अपने इंसान से यानी कि आपको जीवन से मुलाकात नहीं हुई है। जो व्यक्ति हमेशा किसी न किसी कारणवश से हमेशा उलझा हुआ रहता है, किसी न किसी कारणवश से उसके दिमाग में कुछ न कुछ कार्य चल रहा होता है, तो समझ लीजिए कि मैं ही हूँ जो अपने आप को तैयार करने का कोशिश करता हूँ। मैं ही हूँ जो हमेशा उलझा रहता हूँ, किसी भी समस्याओं को सॉल्व करने की प्रेरणा मेरे अंदर में खुद प्रेरित है। तो जो बच्चे हमेशा अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में हमेशा उलझा हुआ रहता है, इस तरह के बच्चे को होशियार माना गया है। ऐसा मोटिवेशन कोटेशन के अनुसार आप लोग को मैं बताता हूँ। आइए, ये बात बिल्कुल सच है इसमें कि जो व्यक्ति हमेशा अपने जो डेरा होता है या जो रूम होता है वहां पर खा करके एकदम आराम से आनंद ले रहे होते हैं, कुछ बच्चे उसी समय अपने कमरा को बंद करके पढ़ रहे होते हैं, किसी न किसी सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो वाकई में जो बच्चा मेहनत कर रहे हैं वो हमेशा होशियार होते हैं। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग भी होशियार बनिए। और आइए चलते हैं आज आप लोग के सवाल आप लोग के साथ लेकर के एक नई शुरुआत के साथ आप लोग के सवाल की ओर चलिए। सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने में है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को समस्या नहीं होगी समझने। चलिए, सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने ये रहा, कह रहा है द फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। मतलब कहने का ये अर्थ हो गया कि एक फंक्शन इस प्रकार से है, मान लीजिए ये फंक्शन है ए से बी में है, ए से कहां पर जा रहा है, बी में। तो सवाल कर रहा है कि एक फंक्शन ए इस प्रकार है कि एफ एक्स इजकल टू 4x + 7। ठीक है, कह रहा है कि जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो x है ना, ये कौन सा बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो कह रहा बताइए कौन सा फंक्शन होगा। देखो भाई, बात ऐसा समझो कि रियल नंबर होगा तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 1/2 होगा, यहाँ 1 होगा, है ना, यहाँ पर 3/2 होगा, ऐसे करके यहाँ पर 2 होगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ये भी यहाँ पर -1/2 होगा, यहाँ -1 होगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। जब आप x का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप 2 पुट किए तो 4 में 8 7 15, तो 15 कहीं ना कहीं आएगा, 15 तो कहीं ना कहीं आएगा। इसी प्रकार से अगर x का मान कोई भी रखिएगा तो इसमें अवश्य आपको नजर आएगा, और एक का एक ही नजर आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप -2 रखते हैं तो यहाँ पर -8 + 7 यहाँ 1 आ जाता है, तो -2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से ये 1 1 फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एक का एक इमेज बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर x² दे देता तभी मिनी 1 हो जाता, क्योंकि -1 और +1 दोनों का एक ही इमेज बनता है। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पर एक रेखिक समीकरण दिया हुआ है, तो रेखिक समीकरण का जो भी फंक्शन बनता है वो हमेशा 1 1 बनता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन कौन सा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। आप लोग को मैं थोड़ा सा कंडीशन बता दूं कि 1 1 क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मेनी 1 क्या होता है। तो 2-3 कंडीशन मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ, और इन कंडीशन से आप लोग इन चीज को पकड़ सकते हैं और आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के फंक्शन को हम लोग 4 तरीका से पढ़ते हैं। इन 4 तरीकाओं में मैं थोड़ा सा आप लोग का समय लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने में यहाँ है ए, बी और सी, और यहाँ पर एक फंक्शन है 1 2 3। ए से बी में एक फंक्शन है, ए से बी में क्या है, एक फंक्शन है। देखिए, अगर आपको ध्यान से दें, ए का रिलेशन 2 के साथ बी का रिलेशन
1 के साथ और C का रिलेशन 3 के साथ। इसमें अगर मैं बात करूं सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में एक एक इमेज बन रहा है, एक एक इमेज बन रहा है का मतलब है कि एक व्यक्ति के साथ एक का रिलेशन है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 1-1। क्या पढ़ते हैं? 1-1 फंक्शन। देखिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर सेट बी में कोई भी अवयव ना बचे, अगर सेट बी में कोई भी अवयव ना बचे तो इस बात को समझ लीजिएगा ये 1-1 ऑन टू फंक्शन है ना, ये 1-1 ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग के सामने में यहाँ पर एक फंक्शन है a, b एंड c, और यहाँ पर एक फंक्शन है हमको 1 2 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब देखिए a से b में एक फंक्शन है, a से b में एक फंक्शन है f। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 1 का रिलेशन इसके साथ, फिर इसका रिलेशन इसका रिलेशन 1 के साथ, फिर c का रिलेशन किसके साथ हो गया? इसके साथ हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर मैं 3 को हटा दूं, 3 को यहाँ से हम हटा देते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो वस्तु का जो इमेज है वो एक बन रहा है, मतलब एक वस्तु के साथ बन रहा है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मेनी वन। क्या पढ़ते हैं? मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर सेट बी में कोई भी अवयव शेष नहीं बचा है ना। जब बी में कोई भी अवयव शेष नहीं बचा तो ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर सेट कोई ए है और यहाँ पर सेट कोई क्या है? बी है, और इसके बीच में एक रिलेशन है, एक फंक्शन है एफ। यहाँ पर ए, बी और सी है, यहाँ पर 1 2 एंड 3 है। अगर 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ 2 के साथ है, और यहाँ पर आपको मैं सी को हटा दूं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? एक एक इमेज बन रहा है, लेकिन बी में जो है एक अवयव ऐसा है जिसका इमेज नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 1-1, क्योंकि एक का एक इमेज बन रहा है तो क्या हो जाएगा? 1-1 इनटू फंक्शन हो जाता है, इनटू फंक्शन हो जाता है, क्योंकि जब सेट बी में कोई अवयव शेष बच जाता है तो क्या होता है? इनटू फंक्शन हो जाता है। चलिए अब एक बात और हो जाएगा इस पर, एक थोड़ा सा और मैं आप लोगों को, चलिए कहीं पर ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहीं पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिए, यहाँ ए लिखे, यहाँ पे बी लिखे, इसके बीच में एक फंक्शन है, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर 1 2 3 है, 1 का रिलेशन के साथ, 2 का रिलेशन इसके साथ, सी का रिलेशन इसके साथ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बी और सी का रिलेशन जो है वो 2 के साथ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? मेनी वन। क्या हो जाएगा? मेनी वन इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऐसा अवयव बच गया है जो बी में इसका कोई इमेज नहीं बन रहा है, तो इनटू फंक्शन कहलाता है। ठीक है, चलते हैं 2 नंबर के सवाल में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग 2 नंबर के सवाल में। करा सबसे छोटा पूर्णांक, मैं आपको सबसे पहले बता दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने में ऐसे कुछ लिखा हुआ है 3.14, इसका भी वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर कहीं पर 3.99 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर कहीं पर 3.01 है तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब इसके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या होता है? इसका पहला पॉइंट होता है। ठीक है, तो आपको सवाल कर रहा है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स एस इज द 1-1, समझिए। तो कह रहा है कि क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इधर मान लीजिए आप एक पॉइंट ले लिए 3.14, आप एक पॉइंट ले लिए 3.28, एक नंबर 3.99 है ना। तो इस तरह जो वैल्यू 3 आएगा इसका तो केवल रिलेशन इसके साथ बनेगा, तो ये मेनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेनी वन, यानी कि आपको अनेक एक हो जाएगा, नहीं मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग 2 का सवाल देखते हैं। मान लीजिए कि टी यूक्लिड तल के सभी त्रिभुज का समूह है और टी पर संबंध आर को ए आर बी के द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू टी के संगत है, तो बताइए आर सही है कि नहीं है। पहले बात को समझिए। लेट ए बी द सेट अपॉन ट्रायंगल ऑफ द यूक्लिड प्लेन एंड लेट ए रिलेशन आर ऑन टी डिफाइंड ऑफ द ए आर बी ऑफ द कंजुगेट्स ए बी, है ना। ए बी बिलोंग्स टू टी देन आर इज, याद रखिएगा यहाँ पर संगत की बात की जा रहा है। समझिए यहाँ पर सिंपल सी बात है। सबसे पहला बात हम लोग सोचते रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की बात कर लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो एक बात बोलिए, एक्स जो है वो एक्स का क्या होगा? एक्स इज रिलेटेड टू एक्स
इसका मतलब होगा कि x जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसका, x का, मतलब x जो है वो क्या है, संगत है x का। ये बात बिल्कुल सही है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। अगर सिमेट्री की बात करें, तो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इट इज इम्प्लाइड दैट टू वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर, है ना। देखिए अगर एक्स वाई का संगत है तो वाई एक्स का भी संगत है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तीसरा ट्रांजिटिव की बात कर लेंगे, देखिए तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इट इज इम्प्लाइड दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू रियल। देखिए अगर एक्स वाई का संगत है, वाई जेड का संगत है तो एक्स जेड का संगत होगा। इसका मतलब है कि ये भी सही है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। ये तुल्यता संबंध हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में बेहतर तरीका से आ रहा होगा। चलिए इनका सवाल देखिए, कह रहा है कि आइए हम आर एक ऐसा संबंध है जो आर ए बी यानी कि ए रिलेटेड टू बी के द्वारा परिभाषित करें। कह रहा है कि ए बराबर है बी से, तो आर क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने में एक उदाहरण देते हैं, यहाँ पर x और x दे देते हैं। एक बात बोलिए, ये x और x का बिलोंग्स टू रिलेशन होने का मतलब हो गया कि x जो है बराबर है x का, क्या सही है। तो बिल्कुल सही है सर, क्योंकि x x के बराबर होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये कौन सी है, रिफ्लेक्सिव है। चलिए दूसरा बात समझिएगा, अगर x y की बात कर रहे हैं रिलेशन r में, तो इसका मतलब हो गया कि x जो है बराबर है y से। चलो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। तो y x निकालो, y x बिलोंग्स टू रिलेशन r। देखिए y बराबर है x से, समीकरण 2। जब x y से बड़ा है तो y x से, अगर x का मान y से बड़ा है तो y का मान x से बड़ा कैसे हो सकता है, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं है। जब समझते हैं कि सिमेट्रिक नहीं है तब पर भी ऑप्शन खोल सकते हैं, लेकिन नहीं, पूरा निकाल लेते हैं। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या क्या होता है, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। समझिएगा मेरी बात को, अगर एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, तो एक्स जेड से बड़ा होगा। समझिए मेरी बात को, एक्स वाई से बड़ा है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर एक ले लेते हैं, यहाँ पर दो ले लेते हैं, यहाँ पर दो ले लेते हैं, यहाँ पर एक लेते हैं। ठीक है, वाई जेड से बड़ा है, मैं थोड़ा सा बढ़िया से उदाहरण लेना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर हम x की जगह पर 5 ले लिए और यहाँ पर 3 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जो है, यानी है 3 जो बराबर किससे, 1 से। ठीक है, यहाँ x z है, तो यहाँ पर x का मान 5 है, z का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर x जो है वो z से बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए तो यहाँ पर क्या क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, द बी इज द राइट आंसर। इसका बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां सवाल देखिए, करें कि मान लीजिए a बराबर इतना, द कंसिडर द रिलेशन इतना 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 इज r। तो समझिए, कहते विचार कीजिए कि r क्या है। तो 1 2 3 है, तो क्या यहाँ पर 1 1 है, तो 1 1 है। क्या यहाँ पर 2 2 है, तो 2 2 है। क्या यहाँ पर 3 3 है, 3 3 है। तो सबसे पहला बात होता है कि रिफ्लेक्सिव तो है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, तो चलिए कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव है। अब आइए बात करते हैं, ये कौन सा फंक्शन हो गया, रिफ्लेक्सिव था। चलो अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। चलो 1 1 2 2 3 3 है क्या, 1 2 2 1 है कहीं, क्या 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, इसका मतलब नहीं। तो दूसरा बात हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। चलिए तीसरा के लिए बात कर लेते हैं, 1 2 2 3, तो 1 3 1 3 यहाँ पर है, ये ट्रांजिटिव है। इसका रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव कहा गया, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। वही बात हुआ कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो बी एस क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल कहता है कि मान लीजिए कि R एक सेट R है, N R M, N का रिलेशन किसके साथ है, M के द्वारा निरूपित प्राकृतिक संख्याओं के गुण सेट N पर इस प्रकार है कि N M यानी कि N का बट्टे M का गुणांक है। गुणांक समझते हैं आप लोग, फैक्टर होता है। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पर एक बात कहा गया है कि बताइए, देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं आपको सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव के लिए बात करता हूँ। अगर यहाँ पर x और x की बात कर लें, बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो होता है वो x का खुद का गुणांक होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जैसे 24 है तो 24 का एक गुणनखंड 24 भी होता है। ठीक है, तो इस तरह याद रख लीजिएगा, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। दूसरी बात है सिमेट्रिक, x और y। इस बात को समझिए जरा गौर से कि 2 जो है वो 14 का फैक्टर है,
तो क्या 14 जो है वो 2 का फैक्टर होगा? तो आंसर है नहीं। इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। अगर ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड होना चाहिए। तो एक्स अगर वाई का, एक्स अगर फैक्टर है वाई का, तो वाई फैक्टर जेड का, तो एक्स जेड का फैक्टर होगा, एक्स जेड का फैक्टर होगा। ये भी बात बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका 4 का सही आंसर स्वतुल्य है, संक्रमक है लेकिन सममित नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यदि n सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो तो f प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या पर विचार कीजिए और जहां पर fx बराबर 2x लिखा हुआ है तो निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन होगा? सिंपल सी बात है, आप ध्यान से देखिएगा। देखो, एक उदाहरण तौर पर समझो। यहाँ पर मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, n तक गया है। ये भी प्राकृतिक संख्या का सेट है, ये प्राकृतिक संख्या सेट है। अगर आप x का मान 1 रख रहे हो तो इसका मान 2 आएगा, 2 रख रहे हो 4 आएगा, 3 रख रहे हो 6 आएगा, है ना, 4 रख रहे हो 8 आएगा। इस प्रकार से ये कौन सा फंक्शन है? ये 1 1 इंटू फंक्शन है। तो हमको सिर्फ पूछा रहे कौन सा फंक्शन है, तो यहाँ पर 1 1 इंटू कहाँ गया? 20 का सही आंसर हो जाएगा। 1 1 इंटू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये 1 का नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर केवल सम संख्या का बन रहा है, सम संख्या से क्योंकि 2x है। ठीक है, तो यहाँ 1 1 इंटू फंक्शन हो जाएगा, एक का एक अनुच्छादक फंक्शन हो जाएगा। तो आप लोग इनको समझते हैं बेखूबी तरीका से। ठीक है, आइए, कह रहा है कि f such that r tends to r be a function defined x³ + 4 then f is। याद रखिएगा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी होगा। क्यों ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक होगा? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि फंक्शन को 1 1 होने के लिए fx1 को fx2 के बराबर क्या करना पड़ता है? होना पड़ता है। आइए चेक कर लेते हैं। अगर fx1 निकालेंगे तो यहाँ पर x1 का होल क्यूब + 4 इक्वल टू x2 का होल क्यूब प्लस में 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया। अगर x1 का होल क्यूब बराबर y1 का होल क्यूब करेंगे तो होल क्यूब से होल क्यूब कटेगा, तो x1 बराबर y1 हो जाएगा या x2 हो जाएगा। इस तरह समझिए कि x2 है तो x1 और x2, तो इसका मतलब ये 1 1 होगा, है ना। ये 1 1 फंक्शन हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 कौन सा फंक्शन है? ऑन टू या इन टू। तो x का मान कुछ भी रखोगे तो ये हमेशा उस वैल्यू को क्या करता है? एग्जिस्ट कर देता है। तो इसका मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो इसका मतलब कौन फंक्शन कहलाएगा? जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तो ये इसको पढ़ते हैं इंजेक्टिव, इसको पढ़ते हैं सर्जेक्टिव, और जब दोनों होता है इसको पढ़ते हैं बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव सी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा इसको। अब सवाल देखिए, कह रहा है कि a बराबर ए बी सी, बी बराबर इतना। तो कह रहा है कि इतना में f कैसा फलन है? देखिए ध्यान से, ए बी सी दिया हुआ है। a1, मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ, आप लोग बिल्कुल समझिएगा। यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, यहाँ पर a b c है और यहाँ पर 1 2 और 3 है। a का रिलेशन 1 के साथ, b का रिलेशन 2 के साथ, c का रिलेशन 2 के साथ। तो कह रहा है किस प्रकार का फंक्शन है? तो सर ये देखने से लगता है ये सर 1 1 तो है नहीं, ये मेनी 1 है, मेनी 1। असल इसमें बच गया ना इनटू फंक्शन। तो मेनी 1 का मतलब क्या हो गया? अनेक एक, तो अनेक एक। अच्छा, इनटू फंक्शन है तो आच्छादक होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? अनेक एक तो है, अनेक एक 2 आ गया, एक एक वाला तो तू चल गया, एक एक वाला तू चल गया, तो अनेक एक 2 आ गया। कर आच्छादक, आच्छादक तो नहीं होगा, यानी कि ऑन टू नहीं होगा। तो अंतःक्षेपी का दो या अनेक अनाच्छादक कह दो, तो बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि fx बराबर एक रियल नंबर से रियल नंबर एक फंक्शन है। तो कह रहा है fx और 3x कैसा फलन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक बात समझिए कि x का मान अगर आप कुछ रखते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर की बात किया जा रहा है, अगर x का मान आप रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर f बराबर 3x है ना, fx बराबर, अगर आप यहाँ a मानते हैं इसको b मानते हैं, यहाँ पर अगर आप 1 रखते हैं तो यहाँ 3 आएगा, 2 रखते हैं तो यहाँ पर 3 2 3 6 आएगा, है ना, 3 रखते हैं 3 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर आप रखते चलिए, इसका वैल्यू आता चलेगा तो कुछ ना कुछ आता चलेगा, और दुनिया का हर एक वैल्यू का एक एक इमेज बनेगा। तो ये कौन सा फंक्शन है? ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, और 1 ऑन टू मतलब एक एक आच्छादक, समझे ना। चलिए एक बात याद रख लीजिएगा, अगर रियल नंबर से रियल नंबर में कोई भी, रियल नंबर से रियल नंबर में कोई भी अगर इस तरह का फंक्शन होता है तो याद रखिएगा कि उसका y बराबर जो fx जो फंक्शन होता है वो फंक्शन अगर रैखिक बहुपद होता है तो वो हमेशा 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, इस चीज को नोटिस कीजिएगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि f सच दैट a टेंड्स टू बी एक आच्छादक फलन होगा। आच्छादक मतलब ऑन टू फंक्शन है, तो कह रहा क्या होगा भाई? देखो बात है सर, 1 2 फंक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर देखो a b c है, यहाँ पर 1 2 3 है।
है ना, तो ए का 1 के साथ इसके साथ, इस तरह समझ लो। अब ये मेनी 1 और 1 1 दोनों हो सकता है, तो ये छादक फलाने का मतलब इसमें कोई भी अवशेष नहीं बचा, इसका मतलब है कि ये इसके बराबर होगा, है ना, यानी कि एफ में अवयव की संख्या जो है वो बी के बराबर होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग संबंध के बारे में। करा आर बराबर 1 3 इतना इतना, समुच्चय 1 2 3 पर कैसा संबंध है, देखो भाई यहाँ पर 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, इसमें है नहीं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। चलो 1 3 3 1 है कहीं पर, 3 1 ठीक है, 4 2 2 4 है ना, 2 3 3 2 3 2 है कहीं पर क्या, 3 2 है कहीं पर क्या, नहीं है। तो इसका मतलब है, अरे संक्रमक नहीं, स्वतुल्य चल गया, है ना, सममित चल गया, सममित है इसका आंसर क्या, 1 3 3 1 4 2 2 4 2 3 3 2 3 2 कहाँ है, 3 2 कहीं पर नहीं है, 3 2 कहीं पर नहीं है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, इस पर ध्यान आप मतलब दीजिएगा, टाइपिंग गलत हो गया है। चलिए स्वतुल्य अब देख लेती है, 1 3 3 1, तो 1 1 होने चाहिए, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है, नहीं ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए दिया हुआ फंक्शन है a बराबर एक्स वाई जेड, बी बराबर यू वी डब्ल्यू, तो फंक्शन a से b में इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर यू, एफ यू और y और एफ जेड बराबर भी, मतलब समझिए इस तरह से कुछ बातें लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड और यहाँ पर लिखा हुआ है यू वी डब्ल्यू, एक्स का यू के साथ, वाई का इसके साथ, 1 1 कौन सा फंक्शन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, और 1 1 ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, 1 1 ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, वास्तविक संख्या के समुच्चय में सबसे छोटा संबंध, छोटा है का संबंध किससे है, छोटा है का मतलब समझो, जैसे मान लो कि x और x की बात कर लेंगे, ये रिफ्लेक्सिव के लिए होता है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि x छोटा है x से, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम मान लेते हैं x y की बात कर लें, सिमेट्रिक के लिए बात कर लें, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब है कि x छोटा या बराबर, छोटा है y से, चलो ठीक है। अगर y x करेंगे तो क्या इस तरह कह सकते हैं कि x छोटा है y से और y छोटा है x से, ऐसा कहेंगे, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, एक्स वाई वाई जेड और यहाँ पर हो जाएगा एक्स जेड, एक्स छोटा है वाई से, ठीक है, वाई छोटा है जेड से, तो एक्स छोटा है जेड से, तो बिल्कुल सही होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 1 है 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 जो है वो 3 से ऑलरेडी छोटा होगा, 1 3 से ऑलरेडी छोटा होगा, ये केवल ट्रांजिटिव हो जाएगा, याद रखिएगा, केवल क्या हो जाएगा, संक्रमिक हो जाएगा ना, केवल ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स बराबर ए टेंस टू बी अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी का मतलब होता है कि इनटू फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। मैं आपको बता दिया था, मैंने आपको आज बताया था कि देखिए बात ऐसा है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन जो होता है वो हमेशा रेंज जो होता है, रेंज जो होता है उसका वो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का, या रेंज जो होता है वो बराबर होता है कोडोमेन का, ठीक है। 1 1 ऑन टू फंक्शन की बात कर देते हैं हम लोग, 1 1 ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे थे, है ना, या मेनी 1 ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन कर दीजिए, मेनी 1 ऑन टू फंक्शन कर दीजिए, है ना। ये दोनों फंक्शन जो होता है ना, ये क्या होता है, ये रेंज जो होता है ये बराबर होता है किसका, कोडोमेन का, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करूं, अगर हम बात करेंगे क्या बोलते हैं 1 1 इंटू फंक्शन का और यहाँ पर मेनी 1 इंटू फंक्शन का, तो यहाँ पर रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। तो यहाँ पर सवाल कर रहा है कि अंतःक्षेपी है, मतलब 1 1 इंटू की बात की जा रही है, इंटू का मतलब हमेशा वो सबसेट होगा या तो प्रॉपर सबसेट होगा, तो बराबर वाला तो नहीं होगा, है ना, ए बी की सबसेट होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए जो है बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। आइए कह रहा है कि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 5 और 7, चलो देखो डिफरेंशियल 1 2 3 और 5 6 7, बी बराबर कौन सी है, 5 6 7 है, ठीक है। इस प्रकार से x प्लस 4, देखो एक में 4 जोड़ो, एफ एक्स बराबर क्या है, x प्लस 4, एक में 4 जोड़ो 5, 2 में 4 जोड़ो 6, 3 में 4 जोड़ो 7 हो जाएगा। तो करा किस प्रकार फलन है सर, ये तो 1 1 फंक्शन है, 1 1 और ऑन टू है, इसका मतलब है कि एक एक आच्छादक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं हम लोग सवाल में, इतना 18 नंबर का सवाल है कि a 1 2 1 1 2 2 2 1, तो करा आ रहे पर एक संगुण के साथ, देखो भाई यहाँ 1 1 तो है, यहाँ पर 1 2 है, तो 1 1 है, 2 2 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है ना। चलो
अब यहाँ पर बात समझो, ए पर एक संबंध है, तो ए का जो निर्धारित है ना वो तो कुछ है ही नहीं। जैसे कुछ होना चाहिए ना कि 1 2 3 4 ऐसे कुछ होना चाहिए, तो ये है नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, ये ऑलरेडी अपने आप में अधूरा सवाल है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से खोजिएगा, बनाइएगा, और मिलते हैं आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ। फिर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपको जितने ही नए वीडियो है वो आप लोग को मिल जाएगा। और इस चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।